बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको 6 ब्रांचेस कवर करवा दी थी और आज लेक्चर नंबर 3 इसमें बाकी जो 6 ब्रांचेस रह गई हैं वो मैं आज आपको करवा दूंगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? पहली जो हम मतलब लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो पहली हम ब्रांच पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री यानी कि सनतें, फैक्ट्रियाँ वगैरह। इसमें क्या हो सकता है? फैक्ट्रियाँ यानी कि कारखाने। इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रियल का अल्फाज निकला इंडस्ट्री से यानी कि सनतें, फैक्ट्रियाँ, कारखाने। और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स। वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर क्या तैयार करते हैं हम? केमिकल्स। उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? केमिकल्स में हमारे पास आ जाती हैं मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन होते हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये केमिकल्स होती हैं हमारे पास। वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर क्या तैयार करते हैं? मेडिसिन। उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं हम भी। इसी तरह मेडिसिन की बात करेंगे, फर्टिलाइजर्स, खादें, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं कीड़ों को मारने वाली अद्वियात, कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ। तो वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर तैयार क्या करते हैं? मेडिसिन, खादों को और पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने वाली दवाइयों को। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा साबुन वगैरह, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स ETC। इस तरह हमारे पास आ जाएगा ये सोप। वो फैक्ट्रियाँ, वो कारखाने जिसके अंदर तैयार क्या करते हैं? साबुन को। और क्या तैयार करते हैं? शैम्पू को। सोप्स बोलते हैं साबुन को और डिटर्जेंट्स बोलते हैं शैम्पू वगैरह। इसी तरह पेंट्स, वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर क्या तैयार करते हैं? रंग। वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर क्या तैयार करते हैं? प्रिंटिंग इंक्स ETC। ये मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम केमिकल्स को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल साबुन जो होता है ना, फॉर एग्जांपल कंपनी ने साबुन बना के दिया, लक्स कंपनी ने साबुन बना के दिया 50 रुपये का। कितने का बना के दिया? 50 रुपये का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे साबुन कितने वाला चाहिए? 60 रुपये का। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉल करूँगा कंपनी कि मुझे 60 रुपये वाला साबुन बना दो। वो कभी भी कंपनी साबुन बनाकर नहीं देगी। कंपनियाँ जब भी काम करती है ना वो काम करती है हमेशा बड़े पैमाने पर। उसको बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। तो वो मतलब कि फैक्ट्रियाँ बड़े पैमाने पर पैदा करती हैं। किसको पैदा करती हैं? केमिकल मादों को। कोई स्पेशल किसी के लिए तैयार नहीं किया जाता। इस तरह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो इस तरह दी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। किस चीज़ की ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं यानी कि जिसके अंदर डील करते हैं, बातचीत करते हैं। किसकी डील करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज बोलते हैं बड़े स्केल, बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन पैदा हुआ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम बात करते हैं। किस चीज़ की करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर हमने पैदा करना है। क्या पैदा करना है? केमिकल सब्सटेंसेस। क्या पैदा करना है हमने? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल मादों को तैयार करना है बड़े पैमाने के ऊपर। केमिकल मादे बड़े पैमाने पर पैदा करना है। इसके अंदर बात करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से पता लग रहा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो फैक्ट्रियाँ जिसके अंदर केमिकल मादों को हम तैयार करते हैं। और तैयार भी कैसे करते हैं? बड़े पैमाने के ऊपर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी कि पैदावार। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम बोलते हैं। Industrial chemistry is the branch of chemistry that deals with the large scale production of chemical substances. Industrial chemistry branch है केमिस्ट्री की जिसके अंदर बातचीत करते हैं। किसकी करते हैं? बड़े पैमाने पर पैदा करना है हमें। क्या पैदा करना है? केमिकल सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर आपकी बुक में एग्जांपल्स नहीं दी हो, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल साबुन, डिटर्जेंट्स, शैम्पू वगैरह, फर्टिलाइजर्स, खादें, पेस्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ, मेडिसिन, पेंट्स, रंग जो होते हैं हमारे पास, प्रिंटिंग नहीं होते जहाँ अपने पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं उसके लिए जो इंक होती है, इंक हमारे पास केमिकल ही होता है ETC वगैरह आ जाएगा हमारे पास। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन्स और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन्स, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन हम खाएंगे तो केमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म के अंदर होगा हमारे पास ये। तो आपकी बुक में मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन। आपकी बुक की जो डेफिनेशन में लिखा है इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन खाएंगे उससे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा हमारे पास। और किसके दरमियान में होगा? मेडिसिन केमिकल रिएक्शन होगा ड्रग्स बोलते हैं मेडिसिन।
केमिकल रिएक्शन होगा किसके दरमियान में, ड्रग्स और बायोलॉजिकल टारगेट्स के दरमियान में। हम जैसे मेडिसिन खाएंगे वो उसका टारगेट क्या होगा, बायोलॉजिकल टारगेट्स। बायोलॉजिकल टारगेट्स का मतलब क्या होता है, इंजाइम एंड प्रोटीन होगा। जैसे हम मेडिसिन खाएंगे, मेडिसिन खाते के साथ जो मेडिसिन का रिएक्शन किसके साथ होगा, इंजाइम के साथ, और किसके साथ होगा, प्रोटीन के साथ। इंजाइम क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो कोई केमिकल रिएक्शन को तेज जो करते हैं ना उसको बोलते हैं इंजाइम। एक होता है इंजाइम, एक होता है कैटलिस्ट। एक क्या होता है इंजाइम और दूसरा क्या होता है कैटलिस्ट। हमारे मतलब कि हम जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आम कच्चे आम को उतार लेते हैं, कच्चे आम को उतारने के बाद में पेटियों के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रख देते हैं, पेटियों के अंदर। पेटियों के अंदर हम रख देते हैं पोटास। क्या रख देते हैं, छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटास। वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देती है, तेज कर देती हैं, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है उसे बोल देते हैं कैटलिस्ट। इसी तरह अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई भी रिएक्शन को तेज हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, इंजाइम। अगर हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, इंजाइम। उसको क्या बोल देते हैं, इंजाइम हम बोल देते हैं। मेडिसिन का रिएक्शन किसके साथ होगा, हमारे इंजाइम के साथ। और इंजाइम का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी खाई है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी रोटी खाई है तो 2-3 घंटे के बाद वो हजम हो जाती है। और वो कौन हजम करवाते हैं, वो इंजाइम। अगर इंजाइम नहीं होंगे तो हमारे पास 1-1 साल तक रोटी हजम नहीं होगी हमारे पास। तो हमारे जिस्म के अंदर रोटी कौन हजम करवाता है, इंजाइम करवाते हैं। इंजाइम वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करवा देते हैं, तेज करवा देते हैं। और इंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं, इंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। इसके अलावा प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों के अलावा सब चीज़ें क्या होती है, प्रोटीन होती है। हमारे पास जो गोश्त है, मतलब कि ये गोश्त हो गया, स्किन हो गया, जिल्द हो गया, बाल हो गए, सब चीज़ें क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अलावा बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास। हमारी ड्रग्स मेडिसिन क्या करेंगी, बायोलॉजी का टारगेट। मेडिसिन टारगेट करेंगी, अटैक करेगी, किस पर रिएक्शन करेगी, इंजाइम के साथ, प्रोटीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करती है, जैसे हम मेडिसिन खाएंगे तो स्टमक में जाके वो पहले डिजोल्व होएगी, डिजोल्व होने के बाद वो अपने टारगेट पे जाएगी। उसका टारगेट क्या होगा, इंजाइम एंड प्रोटीन हमारे पास होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन को क्या करवा देगी, तेज करवा देगी। और प्रोटीन वगैरह यानी कि जिस्म वगैरह के अंदर प्रोटीन है, गोश्त वगैरह किसी हिस्से के अंदर अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो मेडिसिन उसके अंदर क्या होगा, उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगी और दर्द वगैरह हमारे जिस्म में खत्म हो जाएगा हमारे पास। ये तो ये देखिए यहाँ पर लिखा, ये डायग्राम से भी समझ आ जाएगा आपको, वीडियो से समझ आ रही है। जैसे हमने मेडिसिन खाई, मेडिसिन कहाँ पर जाएगी, स्टमक के अंदर, स्टमक में चले इसमें जाकर डिजोल्व होगी। और ये मेडिसिन के मालिक्यूल किस पे जाके अटैक करेंगे, इंजाइम के ऊपर। और ये जो रेड से हमारे पास क्या, प्रोटीन गोश्त हमारे पास, इस पर भी जाके क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे हमारे पास। ये समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन ड्रग्स क्या करेंगी, बायोलॉजिकल टारगेट्स। मेडिसिन रिएक्शन करेंगी किसके साथ, इंजाइम के साथ और प्रोटीन के साथ। इसके अलावा ये तो मतलब कि हम बता दिया कि मेडिसिन का केमिकल हमारे जिस्म के साथ इस तरह रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम नई नई मेडिसिन को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नई नई मेडिसिन को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, डिवॉल्व करते हैं। लिखा डिवॉल्वमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स। डिवॉल्वमेंट का मतलब तरक्की, ऑफ न्यू नई, मेडिसिन एजेंट बोलते हैं मदद करने वाला। जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस, जैसे आप नादरा दफ्तर जाते हैं, नादरा दफ्तर के बाहर कई दफ़ा इतना ज़्यादा रश होता है ना, तो बंद 1-2 लोग फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपके लिए काम करवा देंगे, यानी कि वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसको तुम 400-500 रुपये दो, वो आपका मतलब कि लाइन में तोड़ते आपको डायरेक्ट पहुँचा देते हैं, तो उसको बोलते हैं एजेंट बोलते हैं मदद करने वाला हमारे पास। ये तो ये हमारे पास आके नई मेडिसिन की तरक्की में मदद करते हैं, नई मेडिसिन की तरक्की में मदद करते हैं। जैसे हमारे पास मेडिसिन एजेंट, नई मेडिसिन ईजाद हो जाती हैं, यानी कोई भी बीमारी अगर पैदा हो गई है तो उसको चाहते हैं कि हम रोकें, उस मेडिसिन को क्या चाहते हैं, रोकें। उसके लिए फिर हमें नई मेडिसिन को तैयार करना पड़ता है, और वो तो तैयार कौन करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले इसको तैयार करते हैं। समझ आ गया। मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा मेडिसिन का किसके दरमियान में होगा, बायोलॉजिकल टारगेट्स का मतलब क्या होता है, इंजाइम एंड प्रोटीन। मेडिसिन अटैक करेंगे किसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर। एंजाइम क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन को तेज करवाते हैं, और प्रोटीन क्या होता है, हमारे पूरे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं ना, उनके सबके अलावा, हड्डियों के अलावा क्या होता है, पूरा जिस्म प्रोटीन होता है। यहाँ तक के जो नाखून होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन। बाल भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। डिवॉल्वमेंट ऑफ, इसके अलावा ये तो यहाँ तक तो स्टोरी खत्म हो गई। दूसरी जो हमारे पास है ना, इसके अलावा हम तरक्की करते हैं, डिवॉल्वमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एजेंट्स, नई मेडिसिन की तरक्की में मदद करते हैं हम। इस तरह आपकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच डील, जिसके अंदर बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, विद द स्टडी, पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, इंटरेक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन किसके दरमियान होगा, बिटवीन केमिकल रिएक्शन हो, हम
केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरेक्शन, केमिकल रिएक्शन किसके दरमियान में, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन के दरमियान में रिएक्शन होगा। बायोलॉजिकल टारगेट सच है जैसा कि इंजाइम, प्रोटीन, ईटीसी वगैरह आ जाता है। एज वेल एज उसके साथ साथ हम नई मेडिसिन की तरक्की के लिए मदद करेंगे। हम समझ आ गया सारा आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी शापर मौजूद हैं वो किसके अंदर स्टडी करते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जितना भी जो प्लास्टिक की बोतलें हो गई, जितनी भी मतलब कि प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, वो किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। यानी कि ये आ गया पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी लिखा हो ना पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। मर का मतलब मर जा नहीं होता, मर का मतलब होता है यूनिट यानी कि पार्ट, हिस्सा के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास है इथीन, मेरे पास क्या मौजूद है, इथीन का एक मालिक्यूल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है, इथीन का एक मालिक्यूल मौजूद है। एक मालिक्यूल को बोलते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। एक से मोनो का मतलब एक, मर का मतलब यूनिट। एक यूनिट हमने किसका ले लिया, इथीन का। इसी तरह मैं एक यूनिट ओ ले लूँगा, यानी कि मैं एक मोनोमर ओ ले लूँगा। इसी तरह मैं 3 ले लूँगा, इसी तरह मैं 4, 5, 6, 7, मतलब इस तरह हमारे पास एक मोनोमर, इस तरह काफ़ी सारे क्या आई जा रहे हैं मेरे पास, मोनोमर आई जा रहे हैं, यानी कि इथेन का मालिक्यूल काफ़ी सारे आई जा रहे हैं हमारे पास। इसी तरह जब हमारे पास इनकी चेन लंबी सारी हो जाती है ना, इसको बोलते हैं पॉलीमर। एक यूनिट मोनोमर, जब काफ़ी सारे यूनिट आ जाएंगे ना किस चीज़ के, इथेन के, यानी कि मोनोमर के काफ़ी सारे यूनिट आ जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं फिर पॉलीमर। बहुत ज़्यादा यूनिट आ गए हैं, किस चीज़ के यूनिट आ गए हैं हमारे पास, ये इथेन के, इसको बोल देंगे, यहाँ पे इथेन लिखा हुआ है, एक मोनोमर अगर काफ़ी सारे हो जाएंगे इसको बोल देंगे पॉलीमर, पॉली इथाइलिन हम बोल देंगे। एक यूनिट को मोनोमर, 2 को मोनोमर ही बोल देंगे। जब काफ़ी सारी चेन लंबी हो जाएगी, एक मतलब कि एक कई हज़ारों जुड़ जाएंगे, कई हज़ार आ गए यूनिट, इसको बोल देंगे पॉलीमर बोलते हैं। समझ आ, एक को बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह जुड़ के हमारे पास क्या बना देता है, एक न्यू पॉलीमर बना देता है, यानी कि शापर वगैरह को बना देता है हमारे पास। इसको इथीन का एक मालिक्यूल मोनोमर, इथीन के काफ़ी सारे मालिक्यूल पॉलीमर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, मतलब के मालिक्यूल, कई हज़ारों लाखों हमारे पास एक शापर के अंदर ये मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं हमारे पास ये। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है ना पॉलीमर केमिस्ट्री की, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच डैट फोकसेस, जिस पर हम तवज्जो देते हैं, किस पर तवज्जो देते हैं, स्टडी, पढ़ने पर, किस पे स्टडी, पॉलीमर्स, किस पर स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा यूनिट्स को क्या करेंगे, जोड़ने पर तवज्जो देते हैं। देयर टाइप्स, इनकी टाइप्स, शापर की कौन सी या प्लास्टिक की कौन सी टाइप्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात क्या होती है, यूजेस, इस्तेमालात क्या होती है हमारे पास ये, इंपॉर्टेंस, इनकी अहमियत क्या होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, इनकी मतलब के पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट, और जेशन का मतलब होता है प्रोसेस। पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट, काफ़ी सारे यूनिट जुड़ते हैं, और एशन का मतलब होता है प्रोसेस। वो अमल जिसके अंदर काफ़ी सारे यूनिट जुड़ते हैं उस अमल को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और इस पूरे को क्या, और इस किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इस कार्ड पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ आ गया, केमिस्ट्री के ब्रांच है, हम फोकस करेंगे, किसके ऊपर फोकस करेंगे और पढ़ेंगे, पॉलीमर्स, काफ़ी सारे यूनिट जुड़ने पर तवज्जो देंगे, और उनकी टाइप्स पर तवज्जो देंगे, प्रॉपर्टीज़ पर तवज्जो देंगे, इस्तेमालात पर, अहमियत पर, और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस कार्ड है पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं इसको। तो टाइप्स, पहले उसने क्या बोला कि टाइप्स पे तवज्जो देंगे, प्लास्टिक की टाइप्स पर तवज्जो हम देंगे। तो जो पहली टाइप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपने वो याद करना है सिंपल रट्टा लगा के याद कर सकते हो, समझा वैसे मैंने दिया आपको। अगर बिल्कुल और ज़्यादा समझना है तो मैं समझा रहा हूँ। टाइप्स, जो हमारे प्लास्टिक की जो टाइप होती है ना, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्म का मतलब होता है हीट, प्लास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिक। कुछ मतलब कि हमारे पास बोतल वगैरह, जैसे मेरे पास मौजूद है ना पेन, इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है, पिघल जाने का उसको हम दोबारा रीशेप में लेकर आ सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जिसको ना गर्म करने के बाद दोबारा उसकी शक्ल चेंज कर सकें, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। हीट देकर, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड, इसको पिघला सकते हैं, एंड रिफॉर्म, इसकी दोबारा शक्ल हम तैयार कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में कौन सा आता है, पॉलीइथाइलिन, और पॉलीइथाइलिन को हम बोल सकते हैं पॉलीइथीन, जो मैंने एग्जांपल पहले दी थी C2H4 की, और प्रोपाइलीन। इस तरह हमारे पास इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल आ जाती है ना इस्तेमाल, वो होती है बोतल्स,
कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, ईटीसी वगैरह आ जाएगा। यानी कि जो पहली टाइप है ना वो थर्मो प्लास्टिक हमारे पास है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लेगा तो आप बता सकते हो कि ये टाइप होती है। एक प्लास्टिक वो होता है जैसे हम आप लोगों ने देखा चार्जर पहले आते थे ब्लैक कलर के, उसको अगर तुम गर्म करोगे लेकिन गर्म करके पिघला नहीं सकते। कुछ प्लास्टिक होते हैं जिसको गर्म करके दोबारा शक्ल में ले आते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और कुछ प्लास्टिक होते हैं जिसको गर्म करने के बावजूद उसको वापसी शक्ल में हम नहीं लेके आ सकते, ना तो वो पिघलते ना तो उनकी दोबारा शक्ल को हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे घर में पहले टेलीफोन होते थे, टेलीफोन जो हार्ड प्लास्टिक होता है उसको भी पिघला के दोबारा वापसी हम नहीं लेके आ सकते, उसको बोलते हैं थर्मोसेट्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, सेट का मतलब होता है फिक्स। तो मतलब कि उस जो हीट देकर उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं हमारे पास। ये कैन नॉट बी मेल्टेड, इसको पिघला नहीं सकते। एंड रिफॉर्म, इसको दोबारा तैयार हम नहीं कर सकते। यानी कि एपॉक्सी, एपॉक्सी बोलते हैं गोंद नहीं होती चिपकने वाली गोंद, ये आगे दी हुई एग्जाम्पल मैं अच्छे से फिर समझा दूंगा। पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन इसकी मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। इसलिए हमारा इलास्टोमर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इलास्टोमर, पहले टाइप थर्मोप्लास्टिक जिसको दोबारा हम तैयार कर सकते हैं पिघलाकर। थर्मोसेट हीट देकर जिसको हम फिक्स, जो फिक्स है उसको तैयार दोबारा पिघला के वापसी नहीं लेके आ सकते। इस तरह हमारे इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स हमारे पास होता है कि इलास्टिक जिसके अंदर लचक वगैरह हो, वो प्लास्टिक जिसके अंदर क्या होता है लचक वगैरह हो हमारे पास। इलास्टोमर्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, इलास्टिक जिसको खींच भी सकते हो। दे आर कैपेबल, इसमें सलाहियत होती है स्टिचिंग, खींचने की, खींचने की, एंड रिटर्निंग, वापस आने की, टू देयर ओरिजिनल शेप। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हमारे टायर्स, मोटरसाइकिल के टायर वगैरह नहीं होते, वो उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, मतलब कि वो लचक भी होती है उसके अंदर। इसके अलावा रबड़, रबड़ इसका रबड़ बैंड जो हमारे मतलब रबड़ वगैरह नहीं होती, मतलब जो बाल वगैरह में बांधते हैं उसको बोलते हैं रबड़ बैंड। ये किसके अंदर आ जाते हैं, इलास्टोमर्स में आ जाता है। पहली टाइप होती है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी टाइप होती है थर्मोसेट, और तीसरी टाइप होती है इलास्टोमर्स। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर समझना चाहते हो समझ लो, वरना आप सिंपल इसको पिछले याद कर सकते हो। इस तरह हमारे पास फाइबर्स, फाइबर्स बोलते हैं धागे वगैरह, जो प्लास्टिक के आप लोगों ने थिन स्टैंड मतलब पतली पट्टियाँ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि ना कुछ चरपाइयाँ होती हैं घर के अंदर, उसके अंदर चरपाई के अंदर कुछ जगह पे बान इस्तेमाल हो रहा होता है और कुछ जगह पे छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं। असल में पट्टियाँ बनी होती है प्लास्टिक से, वो कौन सी किस टाइप में आ जाती है, वो फाइबर्स में आ जाती हैं। और लॉन्ग लंबी लंबी हमारे पास वो फाइबर्स वगैरह होती हैं हमारे पास। ये इस तरह हमने जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात, खसूसियात बिल्कुल आसान है खसूसियात ये, लेकिन याद नहीं करनी है आपने। प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो हम शार्पर ले रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एयर कूलर ले लिया, पानी मतलब एयर कूलर पंख हवा लेने के लिए, तो हमने देखना होता है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है ना उसकी क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेंथ उसकी ताकत देखनी होती है, ड्यूरेबिलिटी पायदार और मजबूत है या नहीं है हमारे पास ये। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लचकदार, एंड इलास्टिसिटी खींचने की सलाहियत भी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू हीट और मुजामत करनी चाहिए हीट से, मतलब कि जैसे हमारे बिजली के तारों के अंदर बिजली की तार के ऊपर क्या चढ़ा होता है, बिजली की तार के ऊपर मौजूद होता है प्लास्टिक वगैरह मौजूद होता है। अगर तार गर्म हो भी जाए ना तो लेकिन प्लास्टिक को जो ऊपर प्लास्टिक होता है ना वो उसको इतना मतलब कि कवर कर ले, उसको मतलब कि पिघले ना, तो उसका रेजिस्टेंस मुजामत की चीज़ है हीट से। अगर बिजली की तार गर्म हो भी जाए, गर्म होने के बावजूद प्लास्टिक ना पिघले, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू हीट, हीट से मुजामत। एंड केमिकल एंड वाटर वगैरह हमारे पास आ जाएगा। और पानी से भी हमारे पास ऐसा प्लास्टिक होना चाहिए जो प्लास्टिक से भी हमें, पानी से भी हमें बचाए। इस तरह हमारे पास इंसुलेशन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, बिजली का गुजरना वगैरह आ जाता है। बिजली की तार के अंदर मेटल मौजूद है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है ना, मतलब जो उसके ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं इंसुलेशन, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को गुजारता रहे उस तार में से। इस तरह बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब होता है बैक्टीरिया, डिग्रेडेबल का मतलब तोड़फोड़, डिकम्पोजिशन। कुछ आजकल आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस करा पड़ा है कि जो कुछ शापर जो होते हैं ना पहले मतलब कि गलते नहीं थे, अब लेकिन आजकल शापर इस तरह के आ गए मतलब कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। अगर उन शापर को समंदर के अंदर वो शापर वगैरह गिर भी जाते हैं ना तो पहले तो समंदर जानवरों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन आजकल वो शापर आ गए जैसे समंदर में गिर गए तो कुछ दिनों के बाद ना, कुछ महीनों के बाद वो शापर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनको कौन गलाते हैं, उनको गलाते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मौजूदगी में डिकम्पोज होना, टूटना। इस तरह हमारे पास यूजेस में आपके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूड नायलॉन बेरिंग्स, तो आप में ये आ जाएगा हमारे पास। ये जो आप लोगों ने देखा होगा आजकल के बेरिंग जो मतलब कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, और आजकल के जो बेरिंग होते हैं पहले लोहे के इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल प्लास्टिक के भी बेरिंग आ गए हैं, इसको बोलते हैं नायलॉन बेरिंग्स।
इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा नैलून बैलून। तो एग्जाम्पल सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है वो मटेरियल, वो केमिकल जो लेबॉर्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर तैयार किया, यानी कि खुद से तैयार किया। अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें तैयार होती हैं उसको बोलते हैं नेचुरल, और जो लेबॉर्ट्री में हम खुद तैयार करते हैं या फैक्ट्री के अंदर उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। इंक्लूड नैलून बेरिंग्स हमारे पास आ जाते हैं, ये होते हैं बेरिंग्स हमारे पास से। इस तरह हमारे पास प्लास्टिक बैग्स हमारे पास आ जाएंगे हमारे इसकी एग्जांपल्स के अंदर, और ये आपकी बुक में दिए हमें प्रॉपर। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर आप लोगों ने देखा होगा कि ना आजकल विकी रज़ाई, जो आजकल जो पहले जो रज़ाई होती है ना सर्दियों के अंदर जो हम लेते हैं, तो पहले रुई वगैरह होती थी, लेकिन आजकल शापर में प्लास्टिक से रुई होती है हमारे पास, वो इस्तेमाल हो रही है, उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के अंदर जो मोटे मोटे कोट होते हैं उसके अंदर रुई होती है वैसे चमक सी, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर हम बोलते हैं। ये इस तरह ये रज़ाइयों के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस तरह कपड़ों के अंदर भी पॉलीएस्टर मौजूद होते हैं, और जिसके अंदर पॉलीएस्टर होता है उसके उस कपड़े के अंदर ज़्यादा गर्मी लगती है, और गर्मियों में इस्तेमाल करना पॉलीएस्टर सही नहीं रहता हमारे पास ये। इसी तरह आ जाएगा पॉलीइथाइलिन कप्स। पॉलीइथाइलिन कप जो आजकल आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हो। इसी तरह हमारे पास आएगा टेफ्लॉन कोटेड कुक वेयर्स। टेफ्लॉन कुक वेयर बोलते हैं खाना पकाने वाले वेयर, सामान, खाना पकाने का सामान जिसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फ्राई पान, आपने क्या देखा होगा? फ्राई पान। फ्राई पान होता है लोहे का, या मतलब कि लोहे का आपके पास फ्राई पान है, उसके ऊपर ना केमिस्ट्री वालों ने क्या की होती है? कोटिंग की होती है। किस चीज़ की कोटिंग की होती है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारे पास एक केमिकल है, उसकी कोटिंग की हुई है, किसके ऊपर की हुई है? खाना पकाने वाले बर्तन के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर नॉर्मल जो घर में बर्तन होते हैं ना, जो लोहे का बर्तन, अगर उसके अंदर मुर्गी का अंडा पकाएंगे तो मुर्गी के अंडे को पकाने के लिए ज़रूरत होती है घी की। किसकी ज़रूरत होती है? घी की। लेकिन आजकल ऐसे बर्तन आ रहे हैं यानी कि जिसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, उसको बगैर घी के भी तुम पका सकते हो, और वो अंडा चिपकता वगैरह भी उसके ऊपर नहीं है हमारे पास। ये उसको बोलते हैं टेफ्लॉन कोटेड कुक वेयर हमारे पास। जैसे कि बगैर घी के अंडा इन्होंने इसके अंदर तैयार कर लिया हमारे पास, और ये चिपक भी इस पर नहीं रहा। ये जो ब्लैक सी कोटिंग है ना, असल में क्या है? ये टेफ्लॉन की कोटिंग हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास अच्छा, इसके अलावा जो टेफ्लॉन जो होते हैं ना, मतलब कि वो बर्तन जिसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की होती है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जिस्म के अंदर कैंसर वगैरह को भी कर देते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना ये टेफ्लॉन जो उतरता रहता है, उतरने की वजह से वही जो उतरा किसके अंदर जाएगा? अंडे के अंदर, और अंडा कहाँ पर जाएगा? हमारे जिस्म के अंदर जाएगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने पकाने वाली चीज़ जिसके अंदर टेफ्लॉन का इस्तेमाल हुआ, तो उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास एंड एपॉक्सी ग्लू। एपॉक्सी बोलते चिपकने वाली ग्लू वगैरह आ जाती है हमारे पास। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो जो ग्लू होती है ना, वो भी एक किस्म की प्लास्टिक की ही नस्ल होती है हमारे पास। चिपक प्लास्टिक वाली होती है ना क्वालिटी उसके अंदर वो, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में इसको भी हम पढ़ते हैं। एपॉक्सी चिपकने वाली ग्लू, मतलब एपॉक्सी चिपकने वाली ग्लू होती है ETC, जैसा कि हमारे पास ये दिखा रहे हैं हमारे पास। ये देख लो डायग्राम में भी आपको समझ आ रही है। एपॉक्सी ग्लू इस तरह की होती है हमारे पास, चिपकने वाली ग्लू वगैरह होते हैं। अभी तक के लिए चलो, इस तरह आपकी बुक में लिखा है पॉलीमर केमिस्ट्री, जो आपकी बुक में डेफिनेशन थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकस, हम तवज्जो करते हैं स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। टाइप्स आप लोगों ने पढ़ ली है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स और फाइबर्स वगैरह आ जाएंगी। प्रॉपर्टी इसकी मैं आपको पढ़ा दी मैंने, यूजेस की जगह उसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगी, सारा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूड्स नायलॉन बेरिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, पॉलिएस्टर्स, पॉलीथीन, ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अभी तक के लिए। थैंक यू सो मच।